कहानी की शुरुआत में हमें कुछ बहुत ही यूनिक फोटोज को दिखाया जाता है, जिन फोटोज से पता चलता है कि पास्ट में एक बहुत ही भयानक वॉर हुई थी। इन्हीं फोटोज में एक बहुत भयानक चेहरा होता है जो किसी डीमन का है। इसके बाद साल 1921 का वक्त दिखाया जाता है, जहां पर एक जर्मन डायरेक्टर जिसका नाम मुरनाव है, वो एक फिल्म बनाना चाहता है जो कि एक नॉवल पर बेस्ड है। उस नॉवल का नाम है ड्रैकुला और इसके राइटर होते हैं ब्रेम स्टोकर, जो मुरनाव को परमिशन नहीं देते। लेकिन मुरनाव एक चालाक डायरेक्टर है, इसीलिए वो फिल्म का नाम ड्रैकुला नहीं बल्कि नॉस्फराटू रखता है। और उसमें जो कैरेक्टर है जो कि एक वैम्पायर है, उसका नाम भी बदलकर वो काउंट ऑरलॉक रख देता है। और अब उसकी फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाती है, जहां पर फिल्म की एक्ट्रेस कैट के साथ सीन कर रही होती है। मुरनाव सीन को बहुत ध्यान से देख रहा होता है और तभी वो कहता है कट। दरअसल वो अपनी फिल्म को बहुत ही बेहतर बनाना चाहता है, इसीलिए हर एक दृश्य को बहुत रियल रखने के लिए वो तय करता है कि आगे की जो शूटिंग है वो चेकोस्लोवाकिया में होगी। हालांकि एक्ट्रेस कहती है कि मुझे अपने थिएटर के प्ले को कंप्लीट करना होगा जो जर्मनी में है, लेकिन मुरनाव उसे कन्विंस कर लेता है। वो कहता है कि इस फिल्म के बनने के बाद पूरी दुनिया में तुम्हारी डिमांड होगी। मुरनाव उसे कन्विंस कर लेता है। इसके बाद वो एक पार्टी में जाता है जहां पर फिल्म का प्रोड्यूसर भी होता है। फिल्म के प्रोड्यूसर को एहसास होता है कि मुरनाव उससे बहुत सारी डिटेल्स को छुपा रहा है, जिसमें से एक डिटेल ये भी होती है कि फिल्म का जो एक्टर है जिसका नाम श्रेक है, जो कि ड्रैकुला का रोल प्ले कर रहा है, वो हमेशा ड्रैकुला के पूरे गेटअप में ही सबके सामने आएगा और वो केवल रात में ही शूट करेगा। फिल्म के प्रोड्यूसर इससे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। फिल्म का जो लीड एक्टर है वो कहता है कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और अब ये पूरी की पूरी टीम जर्मनी से शूट की लोकेशन पर निकल पड़ते हैं। ये ट्रेन से एक बीच जंगल में उतर जाते हैं, जहां पर आगे का सफर इन्हें कार्ट से करना होगा। मुरनाव अपनी फिल्म को बहुत ही रियल रखना चाहता है और जब ये लोकेशन की तरफ जा रहे होते हैं तभी फिल्म के एक्टर्स को सामान में एक बोतल मिलती है जिसके अंदर लाल रंग का कुछ होता है जो देखने से खून लग रहा होता है, पर मुरनाव से कोई कुछ नहीं पूछता। जल्दी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर सबको स्टे करना है। ये एक बहुत ही डरावना सा होटल होता है। ये सब के सब होटल के अंदर जाते हैं और जब ये डिनर कर रहे होते हैं तभी एक लड़की पूछती है कि हमारे पास फिल्म के लिए एक्स्ट्रा लोग नहीं है जो क्राउड के लिए चाहिए। मुरनाव कहता है कि इस होटल के लोगों को ही हम उसमें यूज करेंगे। वो लड़की कहती है लेकिन ये एक्टर्स नहीं है। मुरनाव कहता है कि उन्हें एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, हम फिल्म को बहुत ही रियल रखेंगे। अब रात को फिल्म का जो मेन लीड एक्टर होता है वो कैमरामैन के पास जाता है और देखता है कि वो बहुत ही अजीब स्टेट में है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है, जैसे उसने कोई भयानक चीज देख ली हो। वहीं एक आदमी को दिखाया जाता है जो केज के अंदर फेरेट को, एक वैम्पायर को डिलीवर करता है। ये आदमी कौन है किसी को कुछ नहीं पता। वैम्पायर के बहुत बड़े बड़े नाखून होते हैं। शायद केज के अंदर जो फेरेट है वो इस वैम्पायर का खाना है। अगले दिन मुरनाव जब शूट कर रहा होता है, वो फिल्म का जो एक्टर होता है वो अपने बेड से उठ रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर इस जगह की जो ओनर होती है वो आ जाती है, जिस वजह से शूट पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। मुरनाव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो ओनर बताती है कि मुरनाव ने यहाँ पर जितने भी होली क्रॉसेस थे उन सब को हटा दिया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है। और उसे समझाया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और अब रात हो जाती है। रात को जब शूट हो रहा होता है तो फिल्म का जो लीड एक्टर होता है उसे एक बहुत ही क्रीपी जगह पर आना है, जो कि एक बहुत पुराना किला है। लेकिन इस बात से फिल्म के प्रोड्यूसर को दिक्कत होती है क्योंकि मुरनाव ने इस सीन के बारे में उसे कुछ नहीं बताया होता। और मुरनाव उसे समझाता है कि ये हमारी फिल्म के लिए बहुत जरूरी है। और अब लीड एक्टर जब किले के अंदर जाता है तभी उसके सामने श्रेक आता है, जो कि ड्रैकुला का रोल प्ले कर रहा है, जो सिर्फ रात में ही पूरे गेटअप में सबके सामने आता है। और अब वो फिल्म के लीड एक्टर के सामने है। लीड एक्टर बहुत ज्यादा डर जाता है। मुरनाव कहता है कि तुम्हें अपने सीन को पूरा करना होगा, जिसके बाद वो ड्रैकुला के पीछे पीछे किले के अंदर चला जाता है।
ड्रैकुला की परफॉर्मेंस से सब बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन सब के सब डर भी जाते हैं क्योंकि उसका रोल, उसकी एक्टिंग इतनी नेचुरल होती है कि सबको लग रहा होता है कि वो एक सच का ड्रैकुला है। और अब प्रोड्यूसर मुरनाओ से पूछता है कि तुम्हें श्रेक जो कि ड्रैकुला का रोल प्ले कर रहा है कौन सी एक्टिंग एजेंसी से मिला। वो कहता है कि ये किसी एक्टिंग एजेंसी से नहीं है, बल्कि ये मुझे किले के अंदर मिला था। मैंने उसे फ्रीली एक्ट करने की परमिशन दी है। और अब कैमरामैन जब अंदर जाता है तो सब देखते हैं कि वो फ्लोर पर पड़ा है। वहीं श्रेक ऊपर से कैमरामैन को देख रहा होता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कैमरामैन को तकलीफ में देखकर उसे बहुत खुशी हो रही है। इसके बाद कैमरामैन को यहाँ से होटल वापस ले जाया जाता है, जहाँ पर जो ओनर होती है वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। उसे किसी ड्रैकुला की प्रेजेंस महसूस हो रही होती है, पर मुरनाओ से अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है। अब जल्दी कैमरामैन को रिलैक्स करते हो, पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसके बाद एक बार फिर से शूट शुरू होता है और अब श्रेक जो कि ड्रैकुला का रोल प्ले कर रहा है वो बाकी क्रू मेंबर्स एक्टर्स के पास आता है। उसे देखकर सब के सब डर जाते हैं क्योंकि वो हमेशा अपने कैरेक्टर में रहता है। कैमरा ऑफ होने के बाद भी वो ऐसा बिहेव कर रहा होता है जैसे वो सच में एक ड्रैकुला है। मुरनाओ कहता है कि श्रेक एक मेथड एक्टर है, इसीलिए हमेशा वो कैरेक्टर में रहता है। और अब फिर से ये शूट को शुरू करते हैं जिसमें फिल्म का जो लीड एक्टर है उसे ड्रैकुला यानी श्रेक से कुछ पेपर्स पर साइन करवाना है, लेकिन बहुत सारी बातें यहाँ पर श्रेक को पहले से पता होती है। जिसके बाद राइटर उसे समझाता है कि उसे जैसा कहा गया है उसे वैसे ही एक्ट करना है। ये उस सीन को बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन यहाँ पर कैमरामैन को दिखाया जाता है जो दिन ब दिन कमजोर हो रहा है। शायद इसकी वजह श्रेक है। श्रेक को रात को एक आदमी के साथ दिखाया जाता है जिसका चेहरा हमें नहीं दिख रहा होता क्योंकि वो अंधेरे में है। वो श्रेक को एक बॉटल देता है, शायद उसके अंदर खून है। श्रेक उस बॉटल को पाकर बहुत खुश होता है और बताता है कि किस तरह से पहले वो अपना पेट भरा करता था, लेकिन अब चूहों का खून पीकर ही उसे अपना पेट भरना पड़ता है। और यहाँ पर पता चलता है कि श्रेक कोई एक्टर नहीं बल्कि सच में वो एक वैम्पायर यानी कि ड्रैकुला है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर श्रेक को और फिल्म के लीड एक्टर को आपस में टेबल पर बैठकर आर्गुमेंट्स करने हैं। और जब सीन चल रहा होता है तभी गलती से फिल्म के लीड एक्टर की उंगली पर चाकू से कट लग जाता है जिससे उसका खून निकलने लगता है। और अब क्योंकि श्रेक के अंदर वैम्पायर के जीन्स हैं, वो उसका खून देखकर अपने आप को काबू नहीं कर पाता। वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी लाइट चली जाती है और यहाँ पर श्रेक को मौका मिल जाता है। कैमरामैन के ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी लाइट आ जाती है। मुरनाओ इस परफॉर्मेंस से बिल्कुल खुश नहीं होता। साथ ही फिल्म का जो प्रोड्यूसर होता है वो भी बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि सारे इक्विपमेंट्स को यहीं पर छोड़कर कैमरामैन को यहाँ से लेकर चलो। मुरनाओ श्रेक से कहता है कि तुम यहीं पर रुकना। और अब वो यहाँ पर जो कैमरा इक्विपमेंट्स होते हैं उन्हें देखना, एक्सप्लोर करना शुरू करता है। वो उसमें सनराइज को भी देखता है जो वो आमतौर पर कभी नहीं देख सकता, क्योंकि जो वैम्पायर्स यानी कि ड्रैकुलास होते हैं वो सूरज की रोशनी में नहीं निकल सकते। इसीलिए अब वो इक्विपमेंट्स के बारे में और भी जानने की कोशिश करता है। वहीं फिल्म के प्रोड्यूसर को, राइटर को और मुरनाओ को दिखाया जाता है जो आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। दरअसल कैमरामैन अब बहुत कमजोर हो चुका है। मुरनाओ कहता है कि हमें नए कैमरामैन की जरूरत है, लेकिन इनके पास इस वक्त दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। और अब वो श्रेक के पास आता है और कहता है कि तुमने कैमरामैन के ऊपर हमला क्यों किया। और श्रेक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जो आदमी खून की बोतल श्रेक को दिया करता था वो और कोई नहीं बल्कि खुद मुरनाओ था। दरअसल उसे पता होता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक ड्रैकुला, एक वैम्पायर है। वो अपनी फिल्म को इतना रियल बनाना चाहता था कि सच में उसने एक वैम्पायर को अपनी फिल्म के लिए कास्ट कर लिया। मुरनाओ किसी भी कीमत पर अपनी फिल्म को कंप्लीट करना चाहता है, पर श्रेक उससे कहता है कि जो शूट तुम शिप के ऊपर करना चाहते हो मैं वो नहीं कर सकता। साथ ही फिल्म का लास्ट सीन जो कि तुम यहाँ से कहीं दूर शूट करना चाहते हो मैं वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने कैसल, अपने किले को छोड़कर नहीं जा सकता और ना ही तुमने मुझे पहले इसके बारे में बताया था। दरअसल इस काम के बदले मुरनाओ उसे फिल्म की लीड एक्ट्रेस को देने वाला है जो कि उसकी पेमेंट होगी। मुरनाओ कहता है कि अगर तुमने शूट पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हें उस एक्ट्रेस को नहीं दूंगा, साथ ही तुम्हें मरवा दूंगा। हालांकि वो जानता है कि ड्रैकुला यानी कि वैम्पायर्स अमर होते हैं, उन्हें मारा नहीं जा सकता।
यहाँ पर हमें श्रेक के हाथ में उसी लीड एक्ट्रेस की लॉकेट को दिखाया जाता है जिसमें उसकी फोटो होती है। मुरनाओ को समझ में आ चुका है कि शिप के सीन को शूट करने के लिए कैसल के पास ही उसे नकली शिप को बनाना होगा। उसे बर्लिन वापस लौटना पड़ता है ताकि फाइनेंसर से वो इस बारे में बात कर सके, साथ ही अपने साथ नए कैमरामैन को ला सके। वहीं हमें किले के अंदर दिखाया जाता है जहां पर फिल्म का प्रोड्यूसर और राइटर बैठे होते हैं। उनके पास श्रेक आता है। उन्हें लगता है कि श्रेक अब भी कैरेक्टर में है। श्रेक उन्हें कहता है कि वैम्पायर के बारे में जो तुमने डिटेल्स लिखी हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। वैम्पायर्स के पास कभी भी नौकर नहीं थे और ना ही वैम्पायर्स दोबारा इंसान बन सकते हैं। राइटर पूछता है कि तुम वैम्पायर कब बने? वो कहता है लगभग 400 साल पहले एक लड़की की वजह से मैं वैम्पायर बना, लेकिन अब मुझे उसका चेहरा भी याद नहीं है क्योंकि 400 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। राइटर को और प्रोड्यूसर को लगता है कि वो कैरेक्टर में है, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहा है, पर वो अपनी जिंदगी का सच उन्हें बता रहा होता है। श्रेक वहां से चला जाता है और शिप के ऊपर जो कि नकली शिप बनाया गया है वहां से क्रू मेंबर को नीचे फेंक देता है। हालांकि मुरनाओ ने उसे ऐसा करने के लिए मना किया था, पर अब शायद वो उसके एग्रीमेंट को तोड़ना चाहता है। वही मुरनाओ वापस आ जाता है। उसके साथ नया कैमरामैन भी है जो अपनी बातों से सबको इम्प्रेस कर देता है। एक बार फिर से शूटिंग शुरू होती है जिसमें फिल्म के लीड एक्टर को कॉफिन का ढक्कन खोलना होता है और जब वो कॉफिन के ढक्कन को खोलता है तो अंदर श्रेक यानी कि वैम्पायर होता है। सब इस सीन से बहुत खुश होते हैं। कैमरामैन श्रेक से बहुत इम्प्रेस होता है, इसीलिए वो उसके पास जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन श्रेक को उसकी प्रेजेंस अच्छी नहीं लगती। इसीलिए वो सबसे कहता है कि जल्दी हमें शूट को खत्म करना होगा। और अब श्रेक बहुत अच्छे सीन्स देता है जिससे एक परफेक्ट पिक्चर बन सके, जैसा कि उसने मुरनाओ से वादा किया था। और अब फिनाले का वक्त आ जाता है जो कि फिल्म का आखिरी सीन है। इसमें लीड एक्ट्रेस भी आ जाती है जो कि श्रेक की फीस है। जैसे कि मुरनाओ ने उसे वादा किया है, वो उस लीड एक्ट्रेस को अपना खाना बनाना चाहता है, लेकिन इस बारे में मुरनाओ के अलावा किसी को नहीं पता। इसीलिए वो श्रेक के पास जाता और कहता है कि तुम्हें अपने आप को कंट्रोल में रखना होगा। फाइनल सीन होने के बाद जो चाहे तुम लीड एक्ट्रेस के साथ कर सकते हो, उससे पहले तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। श्रेक कहता है कि अब ये फिल्म तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, ये पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। इस बात से मुरनाओ को गुस्सा आ जाता है। वो श्रेक के ऊपर हमला करता है, पर इससे पहले कि श्रेक उसे नुकसान पहुंचाता मुरनाओ वहां से चला जाता है। वहीं प्रोड्यूसर को एक आदमी बताता है कि श्रेक सच में एक वैम्पायर है। मैंने उसे बैट का खून पीते हुए देखा है, पर उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। अब शूट खत्म होने के बाद जब सब के सब होटल वापस आ जाते हैं तो श्रेक भी होटल पहुंच जाता है और तभी हमें फिल्म की जो लीड एक्ट्रेस होती है उसकी चीख सुनाई देती है। प्रोड्यूसर और नया कैमरामैन उसके कमरे में जाते हैं। वो देखते हैं कि उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है, इसीलिए वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। वो उसे उसी कमरे में लॉक करके निकल जाते हैं और अब श्रेक भी उस कमरे के बाहर आ जाता है जिसके अंदर लीड एक्ट्रेस है। पर इससे पहले कि वो अंदर जाकर उसे मार देता, एक क्रू मेंबर वहां पर आ जाता है जिस वजह से वो शांत हो जाता है। वहीं हमें फिल्म के प्रोड्यूसर को और नए कैमरामैन को दिखाया जाता है जो कि मुरनाओ के कमरे में जाते हैं और अब मुरनाओ ने सच बता देता है कि श्रेक सच में एक वैम्पायर है और उसे फिल्म में काम करने के बदले फिल्म की लीड एक्ट्रेस को उसे देने का उसने वादा किया है। ये रात का वक्त होता है। अब इन्हें समझ में आ चुका है कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस की जान खतरे में है। साथ ही ये दोनों के दोनों यहाँ पर फंस चुके हैं और अब किसी भी कीमत पर इन्हें फिल्म को कंप्लीट करना होगा। आज रात फिल्म का आखिरी सीन होता है। ये आखिरी शूट की तैयारी करते हैं और तभी वहां पर श्रेक आ जाता है जो लीड एक्ट्रेस की तरफ बढ़ रहा होता है। ये इस फिल्म के सीन को शूट कर रहे होते हैं और तभी एक्ट्रेस देखती है कि मिरर में श्रेक का कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, यानी कि वो मिरर में नहीं दिख रहा। वो समझ जाती है कि ये कोई एक्टर नहीं है बल्कि ये एक असली वैम्पायर है। वो डर से कांपने लगती है। अब वो इस फिल्म को नहीं करना चाहती, यहाँ से जाना चाहती है, पर किसी भी कीमत पर इन्हें फिल्म को कंप्लीट करना होगा। इसीलिए मुरनाओ प्रोड्यूसर और जो कैमरामैन होता है वो उसे नशीला इंजेक्शन लगा देते हैं, जिसके बाद वो बेड पर पूरी तरह से निढाल हो जाती है और अब श्रेक उसकी तरफ बढ़ता है।
वो उसका खून पीना शुरू कर देता है और जब वो उसके खून को पीता है तो उसके खून में जो दवा का असर होता है वो श्रेक के ऊपर भी हो जाता है, जिससे वो गहरी नींद में चला जाता है। और अब ये सब के सब सुबह होने का इंतजार करते हैं, क्योंकि सुबह होते ही यहाँ पर रोशनी हो जाएगी जिससे श्रेक का खात्मा कर देंगे। लेकिन जिस जगह को, जिस चेन को खींचने से यहाँ पर बाहर की रोशनी अंदर आ सकती थी, दरवाजे खुल सकते थे, श्रेक ने उस चेन को तोड़ दिया होता है, जिसका मतलब ये है कि ये सब के सब यहाँ पर फंस चुके हैं। जल्दी श्रेक होश में आ जाता है, जो देखकर प्रोड्यूसर और कैमरामैन डर जाते हैं। कैमरामैन उस पर गोलियां चलाता है और वैम्पायर्स के ऊपर गोलियों का कोई असर नहीं होता। वो कैमरामैन को मार देता है, जिसके बाद वो प्रोड्यूसर की तरफ बढ़ता है और प्रोड्यूसर को भी मार देता है। और ना वो कैमरा से सब कुछ शूट कर रहा होता है। इसके बाद श्रेक एक बार फिर से लीड एक्ट्रेस के खून को पीता है और ना वो सब कुछ शूट कर रहा होता है। वहीं बाहर हमें दिखाया जाता है जहां पर फिल्म का राइटर और क्रू मेंबर्स आ जाते हैं। वो दरवाजे को खोल देते हैं, जिससे अंदर लाइट्स आ जाती है और जब वो रोशनी श्रेक के ऊपर पड़ती है तो उसका वहीं पर खात्मा हो जाता है। मुरनाओ ये सब कुछ शूट कर रहा होता है। इसके बाद वो कट कहता है और सबको बताता है कि मैंने एक परफेक्ट पिक्चर बनाई है, जैसा कि मैं हमेशा से चाहता था। फिल्म बनाने के प्रति जो उसका जुनून था, उस जुनून को उसने पूरा कर लिया। भले इसमें कई लोगों की जान ही क्यों ना चली गई हो, पर इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।